ईरान ने ऐसा जवाब दे दिया है कि जिसने सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आइंदा आपने सोच समझ कर जो है ईरान का रुख करना है, अदरवाइज जो है वो नताइज कुछ और निकल सकते हैं। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो ईरान के लिए भी खुली है। आप क्या समझते हैं, ईरान के अंदर क्या सोच पाई जा रही है टॉक्स के हवाले से, और ईरान किस तरह से बेहतर पोजीशन में है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में? जी बिल्कुल। ईरान के खिलाफ ये जो जारहियत की इसराइल और अमेरिका ने, उसके बाद ईरान ने मज़ाहमत की एक नई तारीख जरूर रकम की है। लेकिन जिन मसाइल का सामना डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में है, इसी तरह का मसाइल का सामना ईरानी हुक्मरानों को भी है। मिसाल के तौर पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जंग के बाद, वो ईरान में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अफरात ज़र पहले से ही बहुत ज्यादा था, वो भी ज्यादा हो चुका है। इसी तरह से 3,000 शहादतें कहना आसान है, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जाहिर है वहां के समाज पे। तो अमेरिका और ईरान दोनों हुकूमतों पर अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करें, ताकि जो मामूलात जिंदगी हैं वो दोबारा वापस आ सकें। तो अब लग क्या रहा है, होगा क्या? ईरान ने इनकार कर दिया है कि हम ताकत के जोर पर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। और बात है भी दुरुस्त कि एक तरफ आपने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी की हुई है, और ईरान की 90% तिजारत का दारोमदार आबनाए हुर्मुज़ पर है। ईरान को तो एक राइट पहुंचता था कि उसके खिलाफ जारहियत हुई, और उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को एक तरफ के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया। ये जो ब्लॉकेड वाली बात है, इससे ईरानियंस ये समझते हैं कि शायद जो मुज़ाकरात में मामला तय पाए थे अमेरिका के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो ईरान का मुतालबा बहुत वाज़ेह है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आने से पहले वो चाहते हैं कि अमेरिका ये ब्लॉकेड लिफ्ट करे। और जब ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाएगा तो ईरान के जो पोजीशन है आबनाए हुर्मुज़ पर, यकीनन उसको भी वो उसको रिकंसीडर करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि ईरान का नुकसान हुआ है, जानी भी माली भी। जी। और अक़वाम मुत्तहिदा की टॉप ज्यूरिस्ट्स ये कह चुके हैं कि ये एक गैर कानूनी जंग थी ईरान के खिलाफ। तो ईरान हार जाने का दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि सुपर पावर्स कभी भी रेपरेशंस नहीं करती हैं। लेकिन ईरान ने मुतालबा ये जरूर किया है कि जी। हुर्मुज़ पर हमारे जी 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 खुरम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी आबनाए हुर्मुज़ पर हमारे सॉवरेन राइट्स को तस्लीम करें, ताकि हम ये टोल टैक्स इस्तेमाल करते हुए ईरान में जो डैमेजेस हुए हैं, हम उनको रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कानूनी हिच ये है कि ईरान, जाहिर है कि ये एक वाहिद आबना नहीं है दुनिया में। इसके अलावा भी 4 ऐसी स्ट्रेट्स हैं। तो अगर हर मुल्क वहां पर अपने सॉवरेन राइट्स एक्सरसाइज करेगा, तो तेल की आलमी कीमतें शायद डबल या ट्रिपल हो जाएं। ईरान को शायद इस चीज का इदराक हो। ईरान इसलिए आबनाए हुर्मुज़ को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आप सॉवरेन राइट्स अमेरिका तस्लीम नहीं करता है ईरान के आबनाए हुर्मुज़ पर, तो कम से कम वो $120 जो अमेरिका ने मुंजमद किए हुए हैं ईरान के, वो या उनका एक बड़ा हिस्सा ईरान को वापस करे, ताकि ईरान को एक फेस सेविंग भी मिले, और ईरान के जो नुकसान हुए हैं जंग में, उनको भी वो उनको किसी तरह से रिक्रिएट कर सके। इस सारे मामले के अंदर स्पॉइलर पर नजर रखने की बड़ी जरूरत है। इजराइल, अब हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने चंद माह बाद इलेक्शन के अंदर भी जाना है। तो क्या आपको लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इस तरह का दबाव बढ़ा सकते हैं कि जिससे सूरत हाल बिगड़ सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप कॉल दे दी है नेतन्याहू? देखिए, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप अवामी प्रेशर को एंटरटेन करते हैं, या फिर यहूदी लॉबी के प्रेशर को ज्यादा अहमियत देते हैं। जी। अभी तक ईरान के मामले पर उन्होंने यहूदी लॉबी को ज्यादा सुना है, जिनका शायद वोट बैंक तो इतना ना हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिसी सर्कल्स में बहुत ज्यादा है। सो मच सो कि जेराड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं, वो इस वक्त ज़ायनिस्ट को लीड कर रहे हैं, और वही होते हैं जेडी वेंस के साथ इस्लामाबाद में भी। जिससे जाहिर होता है कि ट्रंप इज मोर इंक्लाइंड टू पे अटेंशन टुवर्ड ज़ायनिस्ट लॉबी सेज। और जहां तक बात है कि ईरान के हवाले से ये क्या अभी पोजीशन लेंगे, देखिए, ईरान ने काफी हद तक एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा किया है।
और ईरान अब भी ये चाह रहा है कि एक तरीके से ये मामलात हल हो जाए। हल हो जाए। तो इस्लामाबाद की तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप इस ब्लॉकेड को लिफ्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि एक दो दिन में ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफी नुकात ऐसे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पा चुके हैं। ये सिर्फ तफसीलात का डिटेल्स हैव बीन जो भी तय नहीं पाई हैं, और उन डिटेल्स में आबनाए हुर्मस का एक जाहिर है मामला है। जहां तक स्पॉयलर्स की आपने बात की, जी। इसराइल के मुंह को खून लग चुका है। इसराइल अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो इसराइल दोबारा ईरान पर हमले करेगा। करेगा। गजा पर 1.5 साल इन्होंने जेनोसाइड किया, सीज फायर हुई, कल भी इन्होंने गजा पर हमले किए हैं। जी। लबनान पर सीज फायर पिछले एक हफ्ते से जारी है, लेकिन फिर भी ये लबनान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। तो इसराइल के मुंह को खून लग चुका है और इनको रोकने के लिए अभी सिर्फ सिफारतकारी काफी नहीं रहेगी। हो सकता है कि इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका खुद एक फेस सेविंग लेकर एक डिटैच हो जाए, लेकिन उसके बाद ईरान इसराइल को कैसे हैंडल करता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। उसके लिए ईरान को यकीनन अपने दोस्त ममालिक पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ईरान की जिस मज़ाहमत को हम इतना एडमायर कर रहे हैं, वो मज़ाहमत शायद कन्वेंशनल वॉरफेयर में इतनी एफिशिएंट ना हो जितनी नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में होगा। इसराइल हमेशा कन्वेंशनल वॉरफेयर में ईरान को कन्फ्रंट करता है। अब कन्वेंशनल वॉरफेयर में ईरान का पिछले 40 दिनों में खासा नुकसान हो चुका है। इनके मिलिट्री एसेट्स काफी तबाह हो चुके हैं, लीडरशिप का बहरान है। तो ऐसी सूरत में ईरान को अपने हमसाया और दोस्त ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कुछ एक्सटर्नल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और उस एक्सटर्नल बैलेंसिंग के हमें कुछ इंडिकेशंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक तरफ सिफारतकारी तो कर रहा है, जी। लेकिन साथ साथ हम बयानात के जरिए इसराइल को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि अब अगर आपने वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, हमारे पड़ोस में दोबारा जंग छेड़ी, तो हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ सिफारतकारी तक महदूद सिफारतकारी नहीं तक रहेगा। महदूद नहीं रहेगा। यूरोप जो है अब वो समझ चुका है, जो एहतजाज हुए अमेरिका के अंदर, जो किंगशिप के हवाले से एहतजाज हुए, जो नारे लगाए गए, तो यूरोप के अंदर भी अब ये सोच पाई जाती है कि हम इनके नापाक अज़ाइम के लिए, मकासद के लिए हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इनकी अना की जंग की भेंट नहीं चढ़ेंगे। देखिए, ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, लेकिन जब हम तज्जिया कर रहे होते हैं तो हम ईरान के हवाले से खासे जज्बाती हो जाते हैं। जी। ईरान को भी इस हीट ऑफ वॉर उतना ही प्रेशराइज कर रही है जितना अमेरिका को कर रही है। मिसाल के तौर पे ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आदाद शुमार पर नजर दौड़ाएं तो सीरियस इश्यूज हैं। कोऑर्डिनेशन की बात की उस्मान साहब ने, देखिए इजराइल पर जो इन्होंने अटैक्स किए हैं अभी तक, उसमें सिर्फ सिर्फ 8% सक्सेस रेट है। उसके अलावा इन्होंने खलीज और अरब ममालिक में जो अटैक्स किए मिसाइल, उसमें भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, और लार्जली वो मिसाइल्स सिविलियन टारगेट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने निशाना बनाया। उसके अलावा जो सिफारती प्रेशर है वो इस वक्त ईरान पर भी आ रहा है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने 3 रोज कबल ईरान से भी मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मज एक ग्लोबल कॉमन है, आप उसको खोलें, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स पर अनक्लॉज और इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की जो राइट ऑफ पैसेज है उसको डिसरप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ईरान को भी प्रेशर आ रहा है। और जहां तक बात है इसराइल के हवाले से यूरोप में राय आमा की, तो राय आमा जरूर खिलाफ हुई है इसराइल के, लेकिन अभी वो पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुई। और वो पॉलिसी में कन्वर्ट होती है या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जर्मनी में मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, जो कि यूरोप का हब है, दिल है, वहां पर इसराइल के हवाले से अवामी राय आमा बहुत खिलाफ है। उसके बावजूद जर्मनी इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेपनरी फॉर इसराइल, और उसी वेपन को इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने गजा के खिलाफ जारियत की। तो ये अगर हंगरी के लीडर भी ये कह देते हैं कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, इससे पहले स्पेन की तरफ से ये आया, तो ये चंद ममालिक हैं जो एक इखलाकी पोजीशन ले रहे हैं इसराइल के खिलाफ। लेकिन यूरोप लार्जली अभी तक इस जंग से डिटैच है। आप यूरोप को छोड़ें, चाइना अभी अपने कार्ड शो नहीं कर रहा है, जी। रूस अपने कार्ड शो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ हम मीडिया में सुनते हैं कि जनाब चाइना ने सैटेलाइट दे दिया है ईरानियंस को, जिससे उनकी प्रिसीजन बढ़ गई है, रशिया खुफिया तौर पर वेपन दे रहा है ईरान को अमेरिका के खिलाफ।
भाई रशिया इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। जब ये जंग शुरू हुई, ट्रंप ने रशिया को वेवर दिया था कि आप अपनी तेल की जो सप्लाई है वो बढ़ा दें अगर ये ईरान से रुके। तो दुनिया में आप आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं, हमें जज्बात का शिकार नहीं होना है। अमेरिका की अगर आप ऑयल सप्लाई को आप देख लें तो अमेरिका की ऑयल सप्लाई का टोटल 8% मिडिल ईस्ट से आता है, और वो 8% जब इन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया है तो जी। वो 8% भी अभी वेनेजुएला से मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका पर तो अमेरिका की तो डिपेंडेंस है ही नहीं मिडिल ईस्ट पे। क्या अमेरिका के इत्तेहादियों की है? अमेरिका के इत्तेहादियों ने भी डाइवर्सिफिकेशन की है। ये पुरानी बातें हो गई हैं कि जब कहा जाता था कि ऑयल इज द किंग। ऑयल इज नो लॉन्गर द किंग, इट्स द ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर द किंग्स। दुनिया में 50%, 60% ट्रांसपोर्टेशन जो कि ऑयल का सबसे बड़ी कंजम्पशन है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा चुकी है। साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, उनकी स्टेटमेंट की भी बड़ी वेटेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका किसी बात का कहना। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में इलाकाई और आलमी तिजारत का जो रुख है वो पाकिस्तान की जानिब होगा। कितना आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को, और पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में कितने मौशी फवायद हो सकते हैं? लेकिन पहले तो कि क्या अमेरिका की जो कुव्वत है वो बिल्कुल जवाल पजीर हो चुकी है। आज से 3 साल कबल जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था तो उस वक्त भी कई सियासी पंडितों ने कहा था कि अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने सीरिया में भी दे मेड अ कम बैक। इन्होंने वेनेजुएला में खुली बदमाशी करते हुए वहां के सदर को उनकी बीवी के साथ अगवा किया। उसके अलावा कई थिएटर्स ऐसे हैं जहां अमेरिकन ने अपनी पावर को एजर्ट किया है। तो ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इससे अमेरिका का जो एक ग्लोबल पावर का स्टेटस है उसको डेंट जरूर पड़ा है, लेकिन उसके बाद ये कहना कि शायद ये मुकम्मल जवाल पजीर हो जाए, दैट विल बी एन ओवर स्टेटमेंट। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इक्तिसादी राहदारी बन जाएगा दुनिया के लिए, जी। इसके इम्कान कवी हैं। वो इसलिए कि सिफारती सतह पर हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव में तब्दील करना हमारी लीडरशिप के लिए एक और बड़ा इम्तिहान होगा। और लग ही रहा है कि जिस तरह से ये बाकी इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, ये इसमें भी कामयाब हो जाएंगे कि किस तरह से इस बहरान को हम पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हुर्मुज पर ईरान के सॉवरन राइट्स तस्लीम कर लिए जाते हैं, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर नहीं होगा, हमारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, नहीं होगा, चीन भी नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि आबनाए हुर्मुज से भी ज्यादा नैरोएस्ट चोक पॉइंट है, अगर वहां पर इंडोनेशिया और सिंगापुर जंजीर डाल के बैठ जाएंगे और टोल टैक्स का मुतालबा करेंगे तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड है, शिपमेंट इंडस्ट्री है, वो तबाह हो जाएगी। बाबुल मंदिर पर अगर सऊदी अरब संगल डाल के बैठ जाता है तो पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर होगी। तो ये इट्स क्वाइट एम्बिशियस, लेकिन इसके इम्कानात ना होने के करीब है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्टेटस को है आबनाए हुर्मुज पर ये कायम रहता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान अपने लैंड रूट के जरिए वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकता है अरेबियन सी के साथ। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स मौजूद हैं, और जिस तरह से ईरान अमेरिका जंग के बाद हमारी पोर्ट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और ट्रेड किस तरह से मुतासिर होगी, क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम इकबाल साहब और उस्मान साहब हमारे साथ थे। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तश्कील दे दिया गया है। मिस कैलकुलेशन हुई, किसी तरह अमेरिका ने सोचा कि ये भी वेनेजुएला होगा, ईरान को सोचा, लेकिन जो कैलकुलेशन रही वो बड़ी गलत रही और ईरान जो डटा रहा और ईरान ने अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जो लड़ाई की वो आज पूरी दुनिया के सामने है। और अमेरिका जो खोखला नजर आ रहा है, अब लेट्स सी के दूसरे दौर का जो आगाज होने जा रहा है वो कितना नतीजा खेज होता है। अभी ट्रांसमिशन में वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस।